रोजाना की वो सुकून देने वाली चाय की प्याली। लेकिन इस प्याली के पीछे कितना गहरा और सच कहूं तो कितना डार्क औपनिवेशिक इतिहास छिपा है, ये बात अक्सर अनकही रह जाती है। आज के इस विश्लेषण में इसी बेहद लोकप्रिय ड्रिंक के उस छिपे हुए इतिहास को पूरी तरह से डिकोड किया जाएगा। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है, क्या मसाला चाय सच में कोई प्राचीन परंपरा है? देखा जाए तो दुनिया भर में और यहाँ तक कि खुद साउथ एशिया में भी सबको यही लगता है कि मसालेदार काली चाय एक स्वदेशी और सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। ऐसा लगता है ना जैसे ये तो हमेशा से हमारी संस्कृति में घुली मिली रही हो, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। ये धारणा ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह गलत है। इस पूरी बात को समझने के लिए यूनिवर्सिटी रिसर्चर नयनतारा अरोड़ा का शोध एक बहुत ही मजबूत नींव रखता है। उनका साफ कहना है कि चाय पीना कोई स्वाभाविक कल्चरल डेवलपमेंट नहीं था। इसे ब्रिटिश साम्राज्य ने बहुत ही चालाकी और रणनीतिक तरीके से साउथ एशियन कल्चर में इंजेक्ट किया था। ये दिखाता है कि कैसे एक बड़े अंपायर ने सिर्फ अपने आर्थिक मुनाफे के लिए स्थानीय लोगों की आदतों को पूरी तरह से बदल दिया और उन्हें मैनिपुलेट किया। तो आइए सबसे पहले इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, बागान और वहां की स्थायी गरीबी। यहाँ तस्वीर के दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाय के इस व्यापार से बेतहाशा मुनाफा और अकूत संपत्ति कमा रही थी, और दूसरी तरफ थे भारतीय मजदूर जिन पर दास्ता जैसी स्थितियां और एक भयानक गरीबी थोप दी गई थी। सोच कर देखिए, जिस चाय ने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से इतना ताकतवर बनाया, उसी चाय ने भारत में एक परमानेंट और स्ट्रक्चरल गरीबी को जन्म दे दिया था। चाय के बागानों की वो शांत, हरी भरी और खूबसूरत कॉर्पोरेट तस्वीरें तो सबने देखी होंगी, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। असम और दार्जिलिंग के बागानों में कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों का बुरी तरह शोषण किया जाता था। अगर कोई भागने की कोशिश करता तो उन्हें पकड़ने के लिए बाकायदा कुली कैचर रखे जाते थे। साफ सफाई न होने की वजह से मलेरिया वहां आम बात थी, और शारीरिक शोषण इतना क्रूर था कि कई बार मारपीट में मजदूरों की तिल्ली यानी प्लीहा तक फट जाती थी। इतना ही नहीं, महिलाओं और बच्चों को नाम मात्र का पैसा देकर उनसे सबसे मुश्किल काम करवाए जाते थे। अब लिप्टन के इन विज्ञापनों को ही देख लीजिए। इनमें एक बहुत ही गहरी विजुअल आयरनी यानी एक डार्क विरोधाभास छिपा है। इन पोस्टर्स में चाय मजदूरों को बड़े खुशहाल और मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। ये सब बिल्कुल जानबूझकर किया गया था। मकसद सिर्फ इतना था कि इस खौफनाक उत्पीड़न के इतिहास पर एक खूबसूरत पर्दा डाला जा सके। वो चाहते थे कि आम लोगों को लगे कि उनका ये ड्रिंक पूरी जिम्मेदारी से लाया गया है और ये खुशियां बांटता है, जबकि ग्राउंड रियलिटी इसके बिल्कुल उलट थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक दैनिक आदत का निर्माण। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चाय का ये जो इतना बड़ा प्रसार हम देखते हैं, ये कोई रातों रात नहीं हुआ था। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। 1901 में इंडियन टी एसोसिएशन ने इसका प्रॉपर कैंपेन शुरू किया। फिर जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो उस दौरान कारखानों और खदानों में टी कैंटीन्स खोल दी गई। आइडिया ये था कि मजदूरों को काम के बीच में चाय के ब्रेक की आदत पड़ जाए। और युद्ध के बाद रेलवे स्टेशंस पर वेंडर्स के जरिए इसका इतना तेज विस्तार किया गया कि देखते ही देखते चाय कमजोर और थके हुए मजदूरों की डेली रूटीन का परमानेंट हिस्सा बन गई। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जिसे आज हम इतनी शान से मसाला चाय कहते हैं, वो असल में एक लोकल बगावत का नतीजा थी। रेलवे वेंडर्स को अंग्रेजों की तरफ से चाय बनाने के बड़े सख्त इंस्ट्रक्शंस मिले थे, लेकिन उन वेंडर्स ने उन सारे नियमों को किनारे रख दिया। उन्होंने अपने ही हिसाब से इसमें दूध, चीनी और अपने देसी मसाले मिलाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को ये बिल्कुल रास नहीं आया, यहाँ तक कि झुंझलाकर उन्होंने इसे एक बेस्वाद काढ़ा तक कह डाला। पर मजे की बात देखिए, स्थानीय लोगों ने इसी मसालेदार वर्जन को अपना लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, जेंडर और संस्कृति का हथियारीकरण। कॉर्पोरेट लालच को छुपाने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है, ये उसका एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। भारतीय स्वतंत्रता और स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा प्रतीक था चरखा, और यहाँ उसी चरखे का इस्तेमाल एक शोषक कॉलोनियल प्रोडक्ट को बेचने के लिए किया जा रहा था। सोचिए, एक महिला को चरखे के साथ चाय पीते हुए दिखाकर एक विशुद्ध विदेशी व्यापार को ऐसे पेश किया गया जैसे ये कोई जमीनी राष्ट्रवादी आंदोलन हो। ये सच में एक बहुत ही चालाकी भरा कदम था। मार्केटिंग का एक और बहुत बड़ा टारगेट थी महिलाएं। इन कैंपेन्स का मेन मोटिव था महिलाओं को एक ऐसी आदर्श गृहिणी के रूप में सेट करना जो बिल्कुल पश्चिमी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाले सांचे में फिट बैठती हो। लगातार ये मैसेज दिया जा रहा था
कि एक परफेक्ट फैमिली लाइफ और अच्छे रूटीन के लिए सही समय पर चाय परोसना बहुत जरूरी है। एक तरह से चाय के बहाने नए घरेलू और जेंडर रोल्स को भारतीय समाज पर थोपा जा रहा था। ब्रिटिश एम्पायर ने चाय बेचने के लिए कोई एक रास्ता नहीं चुना, बल्कि मल्टी चैनल अप्रोच लगाई, जहां एक तरफ प्रिंट विज्ञापनों के जरिए उन्होंने पारिवारिक जीवन और हेल्थ से जुड़ी इनसिक्योरिटीज का जमकर फायदा उठाया, वहीं दूसरी तरफ फिल्म आधारित रणनीतियों ने बॉलीवुड के उभरते हुए पॉप कल्चर को भी अपना हथियार बना लिया। सिनेमा और ग्लैमर का तड़का लगाकर चाय को एक मॉडर्न आइडेंटिटी दे दी गई, और नतीजा ये हुआ कि चाय समाज के हर एक वर्ग के लिए एक जरूरी चीज बन गई। ग्लोबल कॉरपोरेशंस का दिमाग देखिए, उन्होंने नॉर्मल शारीरिक थकान को भी एक बीमारी की तरह पेश करना शुरू कर दिया। उनके विज्ञापनों के दावों को माने तो भारतीय चाय थकान मिटाती है। सुनने में ये बड़ा सीधा सा हेल्थ रेमेडी लगता है, लेकिन गहराई में जाएं तो ये मजदूरों की एफिशिएंसी बढ़ाने और औपनिवेशिक टारगेट्स को पूरा करने का एक बेहद सटल और शोषक तरीका था। उनका सीधा सा फंडा था, मजदूर चाय पिएं और बिना थके लंबे समय तक काम करते रहें। अब आते हैं इस विश्लेषण के चौथे हिस्से पर, इसके पोषण संबंधी परिणाम। इन विज्ञापनों के दावों और असल जिंदगी की हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। जिसे बड़े बड़े पोस्टर्स में ऊर्जा का सोर्स बताकर बेचा जा रहा था, वो ग्राउंड जीरो पर गरीबों के लिए सिर्फ भुखमरी का भोजन बनकर रह गया। चाय और चीनी ने थाली से असली पोषण को ही रिप्लेस कर दिया। जो उपजाऊ जमीनें पौष्टिक खाना उगाने के काम आ सकती थीं, उन पर चाय के बागान खड़े कर दिए गए। इससे वहां फूड डेजर्ट यानी खाद्य रेगिस्तान बन गए, और इसका सबसे बुरा असर ये हुआ कि गरीब लोग अपनी भूख मिटाने के लिए सिर्फ इस खोखली कैलोरी वाले पेय पर पूरी तरह डिपेंड हो गए। अब हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, वापस हासिल की गई विरासत। इतने सारे कॉर्पोरेट ऑर्डर्स और अंग्रेजों के सख्त नुस्खों के बावजूद एक चीज जो सबसे निखर कर आई, वो थी लोकल कल्चर का लचीलापन। लोगों ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने अपनी खुद की रेसिपी इजाद कर ली। आज जो दूध, चीनी और मसालों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मौजूद है, वो उसी मूक प्रतिरोध का एक खूबसूरत नतीजा है। देखा जाए तो एक शोषक औपनिवेशिक प्रोडक्ट को यहाँ के लोगों ने पूरी तरह से अपने रंग में रंग लिया और उसे एक बिल्कुल ही नई और अपनी पहचान दे दी। इतिहास, शोषण और मार्केटिंग की इन सारी परतों को खंगालने के बाद एक बहुत ही बड़ा और सोचने वाला सवाल सामने आता है। अगर चाय की जड़ें इतने गहरे औपनिवेशिक अतीत में जुड़ी हैं, तो क्या कभी इसे पूरी तरह से डीकोलोनाइज या औपनिवेशीकृत किया जा सकता है? अगली बार ये मसाला चाय की कोई प्याली सामने आए, तो शायद इसके अंदर घुली इस कॉर्पोरेट और कॉलोनियल विरासत के बारे में सोचना एक दिलचस्प तजुर्बा होगा। इस पूरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।